चलिए, आज हमारी शुरू होगी नई यूनिट फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जिसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। परपेचुटी, सिंकिंग फंड, ईएमआई। ईएमआई बड़ा नाम सुना होगा, कार ले लेते हैं ईएमआई पे। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, हर मंथ कुछ इंस्टॉलमेंट पे करते रहो तो कुछ टाइम बाद वो सारा कर्जा उतर जाता है। CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब बहुत सारी चीजें पढ़नी है फाइनेंशियल मैथ में वन बाय वन। इन्होंने फाइनेंशियल मैथ को दो चैप्टर में डिवाइड किया है। पहले चैप्टर का नंबर 12 और 13। चैप्टर 14 लीनियर प्रोग्रामिंग हम पहले ही कर चुके हैं अथीनिया के लिए, तो अब दो ही चैप्टर बचे हैं, 12 और 13। हाँ, इन्फ्रेंशियल स्टैट भी बचता है, इन्फ्रेंशियल स्टैट बचता है, वही कह रही हूं मैं। इन्फ्रेंशियल स्टैट भी बचता है। और एक चीज और, जैसे बहुत सारे चैप्टर्स में से कई टॉपिक डिलीटेड है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में से कितना सारा डिलीट कर दिया। फाइनेंशियल मैथ में सबसे पहले साल एक टॉपिक आया था बॉन्ड्स, वो ऐड हो गया है। तो जैसे मैंने आपको एरिया अंडर द कर्व के लिए क्या भेजा था, सप्लीमेंट मटेरियल, शायद उसी में बॉन्ड का कॉन्सेप्ट भी है। यदि उसमें नहीं हुआ तो मैं अलग से भेज दूंगी। आ गई। चलिए, अब कल करेंगे वो वाली डीपीपी, है ना। तो वो बॉन्ड्स का मैं सप्लीमेंट मटेरियल भेज दूंगी। तो जब हमारा चैप्टर 12 और 13 ML अग्रवाल से खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस सप्लीमेंट मटेरियल में से बॉन्ड। और फाइनेंशियल मैथ अकेला 15 नंबर का है। तुम लोगों को कैलकुलस में बड़ी दिक्कत आ रही थी कि मैम इंटीग्रल में तो ट्रिक ही क्लिक नहीं होती है, और कितना सारा किया था कैलकुलस में, याद करो। चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, देन इंटीग्रल्स, देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। इतने सारे वाइड चैप्टर्स मिलाकर 15 नंबर। और फाइनेंशियल मैथ इतना सा सीखना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ वाला कॉन्सेप्ट है, 15 नंबर। तो ये तो 15 नंबर हमारे सॉलिड तैयार है। सबसे पहला टॉपिक है परपेचुटी। परपेचुटी, परपेचुटी उस अमाउंट को कहते हैं जो आप हर साल या हर 6 महीने बाद या हर महीने बाद टाइम एग्जामिनर क्वेश्चन में देगा कि आपको मंथली पे करना है, हाफ ईयरली पे करना है, क्वार्टरली पे करना है या ईयरली पे करना है। और हर इक्वल इंटरवल के बाद आपको पे करना पड़ेगा उस चीज के लिए जो फॉर एवर एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल लो, मैंने ये वाला रूम रेंट पे दे दिया, तो अब उसका हर मंथ मेरे पास रेंट आएगा ही आएगा, और मैं मानूंगी कि ये प्रॉपर्टी फॉर एवर एग्जिस्ट करेगी और मुझे हमेशा इसे रेंट पे ही देना है, अपने लिए यूज नहीं करना है। तो अब मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी। प्रेजेंट वैल्यू, मान लीजिए मैं ये 10,000 महीना किराए पे दे रही हूँ, 10,000, तो हर महीने मेरे पास 10,000 रुपए आएंगे फॉर एवर। फॉर एवर, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू 60,000 रुपए है, 70,000 रुपए है, उस टोटल का प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू तो आपको निकालना आता है। प्रेजेंट वैल्यू कोई नई चीज नहीं है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1/R/100 की पावर n। R/100 को I से डिनोट करते हैं, I R/100 को। ये रिप्रेजेंट वैल्यू। मान लो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के उस पर बैंक में 1,000 रुपए जमा करे, वो 10 साल बाद 8,000 बन गए, तो 8,000 हुई फ्यूचर वैल्यू और 1,000 हुई प्रेजेंट वैल्यू, प्रिंसिपल। तो यही होती है प्रेजेंट वैल्यू। अब सवाल ये उठता है कि वो जो फिक्स अमाउंट है वो तुम्हें पीरियड के शुरू में दिया जा रहा है या पीरियड का खत्म होने के बाद दिया जा रहा है। मैं रेंट पहली मंथ की पहली डेट को लेती हूँ या मंथ की 30 डेट को लेती हूँ, दोनों में प्रेजेंट वैल्यू वेरी कर जाएगी। एक महीने का ब्याज नहीं खत्म हो गया। मान लो मैंने मंथ के एंड में लिया तो एक, और मंथ के शुरू में ले लिया और मैंने उसको कहीं फिक्स डाल दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो कमाई एक्स्ट्रा नहीं हो गई क्या। तो यदि हम वो जो इक्वल अमाउंट है शुरू में ले रहे हैं पीरियड के, मैं बार बार ईयर या मंथ क्यों नहीं बोल पा रही हूँ,
क्योंकि वो पीरियड कुछ भी हो सकता है ना, मंथली भी कलेक्शन हो सकता है, 6 महीने में एक बार भी कलेक्शन हो सकता है, एक साल में एक बार भी कलेक्शन हो सकता है। जरूरी नहीं है ना मैं बार बार मंथली बोलूं, इसलिए बार बार पीरियड बोल रही हूँ। वो तय पीरियड के शुरू में आप अमाउंट कलेक्ट कर रहे हो या पीरियड खत्म होने के बाद। ठीक है, अब मैंने परपेचुटी का एग्जाम्पल दिया, क्या? रेंट। रेंट, एक मिनट बुक देना, मेरी बुक उधर है, एक मिनट शेयर करो बुक, चेयर ले लो, चेयर पे रख लो। अब फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पे आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल परपेचुटी सेकंड पैराग्राफ, अ पर्सन परचेजेस अ हाउस एंड रेंट्स इट आउट, the person is entitled to get rent as long as the property continue to exist, bracket, assuming that property continues to exist forever। ये नहीं कहोगे मैम 10 साल बाद फ्लड आ गई, गिर गया घर, तो कहाँ आएगा पैसा। assume this property exists forever। आगे चलो, अनदर एग्जाम्पल परपेचुटी का, स्टॉक मार्केट। मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे और जब तक मेरे पास वो शेयर्स रहेंगे तब तक मुझे डिविडेंड मिलता ही रहेगा, डिविडेंड प्रॉफिट, डिविडेंड मिलता ही रहेगा। ये भी एक परपेचुटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब हम एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं परपेचुटी के लिए, एजर्शन रीजन वगैरह के लिए। परपेचुटी इज एन एन्युटी। एन्युटी वर्ड कहाँ पढ़ा है? 11th में, फाइनेंशियल मैथ में। परपेचुटी एक तरह की एन्युटी है इन विच पीरियोडिक पेमेंट्स बिगिन ऑन अ फिक्स्ड डेट एंड कंटिन्यू फॉर एवर। इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, एमसीक्यू और एजर्शन रीजन के लिए इसका एक दूसरा नाम भी याद करो, परपेचुअल एन्युटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड परपेचुअल एन्युटी। दो तरह की एन्युटी होती है, डिपेंडिंग पेमेंट पीरियड के शुरू में ले रहे हो या पेमेंट पीरियड के एंड में, अंत में ले रहे हो। टाइप वन, व्हेन पीरियोडिक पेमेंट, और वो पेमेंट हमने ₹R माना है, लेटर, let periodic payment is made at the end of each payment period। टाइप वन, फिर टाइप टू पढ़ेंगे, बिगनिंग। फॉर एग्जाम्पल, ये खत्म हो गया यहाँ पे पहला पीरियड, ये पीरियड 1 महीना हो सकता है, 6 महीने हो सकते हैं, क्वार्टर हो सकता है, 1 साल हो सकता है। तो मैं यहाँ 1 ईयर नहीं लिख रही, 1 मंथ नहीं लिख रही। एक पीरियड खत्म हो गया, यहाँ पे सेकंड पीरियड खत्म हो गया, मान लो ये मंथली है तो ये दूसरा महीना खत्म हो गया, तीसरा, चौथा, यहाँ कुछ नहीं लिखूंगी, क्यों? फॉर एवर, ये पेमेंट मुझे ताउम्र मिलेगा, फॉर एवर मिलेगा। अब पहला पीरियड खत्म होने के बाद ₹8 मिल गए, दूसरा पीरियड खत्म होने के बाद ₹8 मिल गए, तीसरा पीरियड खत्म होने के बाद ₹8, फिक्स्ड अमाउंट R, हर पीरियड के अंत में मिलता जा रहा है। मुझे जाननी है प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। अब ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, ये फॉर्मूला बहुत कमाल का है। प्रेजेंट वैल्यू, पहले साल की, साल निकल गया मुंह से, पहले पीरियड की प्रेजेंट वैल्यू, दूसरे पीरियड की प्रेजेंट वैल्यू, तीसरे पीरियड की प्रेजेंट वैल्यू, पहले साल की प्रेजेंट, फिर साल निकल गया, पहले पीरियड की प्रेजेंट वैल्यू, n को 1 भर दो, n को 1 भर दो, पहले पीरियड की प्रेजेंट वैल्यू, और रुपए कितने बन गए हैं, अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू R, रुपए कितने बन चुके हैं, R इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। तो P क्या हो जाएगा, R अपॉन 1 प्लस आई की पावर 1। P2 बताओ, 2 साल, 2 पीरियड खत्म होने के बाद प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, R अपॉन 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। फॉर्मूला डिराइव करना ना भी आएगा तो चलेगा, फॉर्मूला डेरिवेशन आज तक तो पूछा नहीं है एग्जाम में, बट फॉर्मूला बना लोगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा।
3 साल, 3 पीरियड के बाद 1 + i⁻³ एंड प्रोसीजर विल कंटिन्यू फॉर एवर। प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, ये क्या बन गई है? व्हाट इज इट? एपी। इट इज एन इनफाइनाइट जीपी विद फर्स्ट टर्म आर कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले लूं पहले, r/1 + i कॉमन ले लो, 1 प्लस and up to infinity with first term 1 and common ratio this। आई तो समझ आ गया? व्हाट इज आई? यहां लिख लेते हैं कहीं, व्हाट इज आई? मान लीजिए r% रेट है तो r/100 आई होता है। जो हम 10th तक r/100 यूज करते थे, 11th में क्या लेटर यूज करते थे? आई या r/100? आई तो यूज किया हमेशा, तो आई आपके लिए नया लेटर तो नहीं है ना? चलिए बोलिए फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला होता था, इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला होता था a/1 - r, a/1 - r, a/1 - r। एलसीएम लेकर ऊपर भेज दीजिए। 1 + i से 1 + i कट गया। इतने छोटे से फॉर्मूले के लिए इतनी मेहनत करी। हमें एग्जाम के लिए क्या याद करके जाना है? When the payment is paid at the end of every period, then the formula for the present value is r/i। ये r वो फिक्स पेमेंट है जो हर पीरियड के आखिरी में मालिक को दे दिया जाएगा। यदि स्टॉक मार्केट में है तो शेयर होल्डर, मान लो मैंने शेयर खरीदे हैं तो मुझे मिलता रहेगा। ये r वो फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड। ये बढ़ेगा घटेगा नहीं। 10,000 मिल रहे हैं तो अंत तक 10,000 ही मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कभी 10,000 मिल रहे कभी 9,000। ये फिक्स है और ये इसकी हुई प्रेजेंट वैल्यू। तो इतना छोटा सा फॉर्मूला कभी गलत नहीं होता परपेचुइटी का क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट का। परपेचुइटी का क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होता है, इतने सालों से हम देख रहे हैं। परपेचुइटी द इजीएस्ट टॉपिक। पेमेंट पीरियड कितना भी हो सकता है, 1 महीना, 1 साल, 6 महीने। बॉक्स बना देना, हाईलाइट कर लो। एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि मैम फॉर्मूला ही बना लेंगे हम, एग्जाम में इतना स्मार्ट हमें नहीं होना है। डेरिवेशन ही आ गया तो करेंगे ना डेरिवेशन। फॉर्मूला याद कर लो। पेमेंट एट द एंड P इज इक्वल टू r/i। पेमेंट एट द एंड P इज इक्वल टू r/i। टाइप 2 पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग। शुरू में ही ₹8 मिल गए, पीरियड शुरू होते ही। डायग्राम बनेगा, डायग्राम बनेगा, शुरू में ही R मिल गए। दूसरा पीरियड शुरू हुआ, शुरू में ही R मिल गए। तीसरा पीरियड शुरू हुआ, शुरू में ही R मिल गए। तो यहाँ पे भी R है, इसमें 0 के नीचे R नहीं था क्योंकि पीरियड खत्म होने के बाद मिले थे ₹8। यहाँ पहला पीरियड शुरू हुआ, बिगनिंग में ही ₹8 मिल गए। तो प्रेजेंट वैल्यूज, 1 मिनट रुको, दे रही हूं टाइम कॉपी करने के लिए। ये समझ आ रहा है फर्क? ये पीरियड खत्म होने के बाद मिले, दूसरा पीरियड खत्म होने के बाद मिले। पहला पीरियड शुरू होने से पहले ही मिल गए, दूसरा पीरियड शुरू होने से पहले ही मिल गए। तो इस
आर की तो कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं होगी, जीरो कोई लिखोगे पावर, 1 प्लस आई की पावर 0 लिख लो, आर अपॉन 1 प्लस आई की पावर 0, आर ही आ जाएगा। इस वाले आर की प्रेजेंट वैल्यू बताओ, इस वाले आर की, आर अपॉन 1 प्लस आई, 1 प्लस आई की पावर 1। इस वाले आर की प्रेजेंट वैल्यू बताओ, आर अपॉन 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, आर अपॉन 1 प्लस आई का होल क्यूब। अब बताओ इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये लो, इसको इसमें मैच करो, इस वाले पी में और इस वाले पी में क्या फर्क है, एक आर एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको दोबारा ऐड नहीं कर रही हूं, इस बॉक्स का ऐड ऊपर ऐड। यदि एग्जाम में आपको टाइप टू डिराइव करना हुआ तो आर को रखना अलग, इसमें से आर अपॉन 1 प्लस आई कॉमन लेके ऐसे सॉल्व कर देना। इस बॉक्स का आंसर क्या आ जाएगा, आर अपॉन आई। इसको बॉक्स में हाईलाइट कर दो और क्या याद कर लो, बिगिनिंग में पेमेंट है तो पी की वैल्यू आर प्लस आर अपॉन आई, एंड में पेमेंट है तो पी की वैल्यू आर अपॉन आई। और मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं उल्टा पुल्टा, एंड में ये बिगिनिंग में ये। प्लीज यहाँ प्रिंट करो और देखो, जिस बच्चे को वैसे डेरिवेशन याद रहेगा उसका उल्टा पुल्टा क्यों नहीं होगा, उसे क्या क्लिक होगा कि बिगिनिंग में दे रहे हैं तो 0 ईयर, शुरू में भी तो R रुपए मिल गए, तो एंड वाले से ज्यादा ही तो होगी इसकी प्रेजेंट वैल्यू, वो 1 महीने का एक्स्ट्रा ब्याज नहीं मिलेगा क्या। ऐसे करो कि इसका वैल्यू तो इससे ज्यादा ही होना चाहिए, तो आप लोग उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे। एट द एंड आर अपॉन आई, बिगनिंग आर प्लस आर अपॉन आई। बिल्कुल कंफ्यूजन, बिल्कुल उल्टा पुल्टा नहीं चाहिए। वी हैव हाफ एन आवर, हाफ एन आवर में पता है एग्जाम्पल्स और आधी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं। जो लोग कॉपी कर रहे हैं बता दीजिए, वेट कर लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द, किस चीज के लिए छोड़ना था, फॉर्मूलाज एक जगह करना चाह रहे हो पूरे फाइनेंशियल मैथ के 3 बड़े बड़े पेजेस। मतलब अब तो हम ईएमआई का तो फॉर्मूला भी नहीं डिराइव करेंगे, 2 पेजेस, मतलब इस वाले को मिलाकर आई मीन टू से 2 ब्लैंक पेजेस छोड़ दो, पूरे फाइनेंशियल मैथ के फॉर्मूले इसमें कवर हो जाएंगे, यदि आपको सारे फाइनेंशियल मैथ के फॉर्मूले एक जगह कलेक्ट करने। एग्जाम्पल नंबर 1, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ₹1000, ये 1000 R है या P है, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, 1000 रुपए की पेमेंट की सीक्वेंस बन रही है, हजार 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 हजार, तो ये 1000 क्या है जिसकी सीक्वेंस बन रही है, कैपिटल आर। सो कैपिटल आर इज इक्वल टू ₹1000। एट द एंड, एंड वाला फॉर्मूला लगेगा, END एंड, हर 6 महीने बाद, पीरियड है 6 महीने, हाफ ईयरली, ना सालाना पेमेंट है ना मंथली पेमेंट है, हाफ ईयरली पेमेंट है। फॉर एवर, कॉन्टिन्यूइंग फॉर एवर पे अंडरलाइन कर दो, पूरे क्वेश्चन में परपेचुअलिटी वर्ड नहीं है, कॉन्टिन्यूइंग फॉर एवर से समझ जाना कि ये क्वेश्चन सिंकिंग फंड या किसी और टॉपिक का नहीं है, ये क्वेश्चन परपेचुअलिटी का है। कॉन्टिन्यूइंग फॉर एवर, रेट है 8%, रेट है 8% पर एनम, 4% हाफ ईयरली। समझानी है ये बात कोई, हाफ ईयरली में रेट 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्वार्टरली में रेट 4 से डिवाइड हो जाएगा, मंथली में रेट 12 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, पता है सबको, लेकिन एक रिकॉल कर रहे हैं चीजें।
हाफ ईयरली में रेट 2 से डिवाइड, क्वार्टरली में 4 से डिवाइड, मंथली से में 12 से डिवाइड। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मांगी है। वाओ, प्रेजेंट वैल्यू मांगी है। लो भाई, रुपीज आई इज इक्वल टू 4/100, 0.04, तो कितना आ जाएगा? 25,000। 1,00,000/4, 425 3 0 बच गए। तो इस कर तो दिया 6 मंथ का। टाइम का तो यूज नहीं है ना बेटे कहीं भी, ये यूज हो गया 6 महीने का। 8 का 4 कैसे कर दिया? और ये छोटी छोटी मिस्टेक ही तो होती है, 8 का 8 यूज कर लेता है बच्चा। क्या नंबर देगा राइटर एग्जामिनर? 8 का 8 यूज कर लोगे तो ये परपेचुटी इसलिए बहुत आसान माना जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखें और हम बड़े आराम से कर पाएंगे आगे। मतलब जब डिजिट बड़ी होती है, कुछ बच्चे तो आर को पी, पी को आर ले लेते हैं, तो सारा अंडरस्टैंडिंग का खेल है। अरे सीक्वेंस, 1,000 रुपए हर बार पे कर रहे हैं हर 6 महीने बाद, तो ये 1000 आर है। तो वो जो 1,000 रुपए हमें हर 6 महीने बाद मिलेंगे, उनकी आज की तारीख में कितनी वैल्यू है? 25,000। एग्जाम्पल 2 बताइए, सॉल्यूशन पे रजिस्टर रख लो और मुझे बताओ आर पता है या आर निकालना है? कैपिटल आर निकालना है। पी गिवन है, देखें। बेटा, व्हाट सम ऑफ मनी इज नीडेड टू इन्वेस्ट, मतलब ये मैंने यहाँ पे 25,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब वो बंदा मुझे हर साल 1,000 रुपए देगा फॉर एवर, चाहे वो टोटल 25,000 से ज्यादा हो जाए, तभी तो मैं फायदे में रहूंगी। यदि वो मुझे हर साल हर बार 1,000 रुपए ही देगा और टोटल 25,000 ही बैठेगा, फिर मुझे क्या फायदा हुआ? मैंने 25,000 इन्वेस्ट किए, अब वो मुझे हर बार हर पेमेंट के एंड में 1,000 रुपए देता रहेगा फॉर एवर। तो मुझे कितने में इन्वेस्ट करूं? प्रेजेंट वैल्यू मांगी है कि मुझे हर महीने के शुरू में फॉर एवर तक 5,000 रुपए मिलते रहे। हर महीने के शुरू में फॉर एवर तक 5,000 रुपए मिलते रहे। रेट 6% पर एनम। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको 12 से डिवाइड, और पर यहाँ पे हाफ ईयरली आ जाएगा, या यहाँ पे पर हाफ ईयर भी आ सकता है, यहाँ पे पर मंथ आ जाएगा, मंथली भी आ सकता है। 6/12, 0.5% पर मंथ। और एंड का क्वेश्चन है बिगिनिंग का क्वेश्चन है, तो बिगिनिंग वाला फॉर्मूला लगाओ, गलती मत कर देना। 5,000 प्लस 5,000 अपॉन आई हो जाएगा 0.5/100। आई भी फेयर में निकाल दो, क्या पता थोड़े से नंबर मिल जाए, आई लिखने का आधा नंबर मिल जाए। और रुपीज लगाना मत भूलना, मार्क्स पक्का कटेगा आधा नंबर। लास्ट में यूनिट लगाना मत भूलना, कंपलसरी है यूनिट। सॉल्यूशन छुपाकर हाइड द सॉल्यूशन। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मांग लिया, बहुत बढ़िया। लेट लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिस कर दिया। लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट बी R% पर एनम। आंसर पर एनम वाला देना है, क्वेश्चन चाहे हाफ ईयरली का हो चाहे मंथली का हो, आंसर पर एनम वाला देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी
500 पेएबल एट द एंड ऑफ 6 महीने, बी रुपीज 10,000। बताओ कौन पी है कौन आर है? वैसे देखो, छोटे वाले रुपए आर होंगे, बड़े वाले रुपए पी होंगे। कॉमन सेंस। हर 6 महीने बाद 500 रुपए मिल रहे हैं जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है। कॉमन सेंस। इसमें जो बच्चा उल्टा पुल्टा करता होगा वो बच्चा जरूर रटता होगा। कैसे कोई उल्टा पुल्टा कर सकता है? सोच के देखो, आप अपने ऊपर आजमाओ इस बात को कि मैम ये हम पी और आर कैसे उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। हर 6 महीने बाद 500 500 500 500 500 मिल रहे होंगे जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 10,000 अमाउंट है। उल्टा पुल्टा होने का चांस ही नहीं है। चलिए, 6 महीने का क्वेश्चन है और एंड का क्वेश्चन है, तो आई मैं आर अपॉन 100 नहीं लूंगी बेटा, आर अपॉन 200 लूंगी। आई क्यों? आर बाई 2 क्यों लिया? आर परसेंट पर एनम है, तो आर बाई 2% हाफ ईयरली होगा ना बेटे। 6 महीने का क्वेश्चन है, पर एनम वाला रेट तो नहीं यूज कर सकती, तो आई क्या होगा? आर अपॉन 2 अपॉन 100, दैट इज आर अपॉन 200। तो यहाँ आई सावधानी से भरिएगा, पी को 10,000, आर को 500, आई को आर अपॉन 200, रेसिप्रोकल क्रॉस मल्टीप्लाई, और जो आर का आंसर आएगा वो पर एनम आएगा। अब देखो, कुछ लोग यहाँ पे आर हाफ ईयरली ले लेते हैं, तो फिर लास्ट में ट्वाइस या हाफ करना मत भूलना, ट्वाइस करना पड़ेगा। तुम्हारा 5 आ रहा होगा। चलो आपकी मर्जी। मेरी एडवाइस, मैं 11th में भी यही एडवाइस देती हूँ अनन्या, कि आप रेट को हमेशा पर एनम मानो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर बाय 4, आर बाय 2, आर बाय 12 यूज कर लो। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आर का ही आ जाएगा। मान लो मैं लास्ट में डबल करना भूल गई तो, और हमें आर को आधा करने की हैबिट है, बट यहाँ पे आपको लास्ट में डबल करना पड़ेगा, तो जरा भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और हमारा आंसर गलत ना हो जाए। तो मेरी एडवाइस क्या है, जब भी रेट मिसिंग हो आप रेट को आर परसेंट पर एनम मानिए। क्वेश्चन एनुअली का है आर यूज कीजिए, क्वेश्चन हाफ ईयरली का है आर बाय 2 यूज कीजिए, क्वार्टरली का है आर बाय 4 यूज कीजिए। जिससे फाइनल आंसर आर का आएगा पर एनम का, वही आंसर आएगा जो रिक्वायर्ड होगा। लास्ट में डबल, इंटू 4, इंटू 6 का, इंटू 12 का कोई टेंशन नहीं रहेगा। आगे सबकी अपनी मर्जी होती है, टीचर एडवाइस दे सकता है। चलिए, एक्सरसाइज 12.1, पुट द हेडिंग एक्सरसाइज 12.1। हम अधिकतर एक्सरसाइज क्लास में नहीं करते हैं, बट यहाँ पे तो हमारे पास टाइम ही टाइम बचा, तो इसलिए हम पहली बार एक्सरसाइज क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन मैं तभी करूंगी जब आप ट्राई कर लोगे। ओह सॉरी, मैं अपने पास ही रख के बैठ गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा देना बेटे। इतनी दिक्कत हो रही होगी तुम्हें पढ़ने में। अनन्या तुम करो श्री गणेश। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी हमें निकालनी है, साफ साफ दे दिया, पी आप निकालिए। हर साल के अंत में 900 रुपए देंगे, रेट पर परसेंट पर एनम 5%। ईयरली कोई पंगा ही नहीं। आई हो गया 5/100। वाह, कितना टिपिकल क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 1। ओके डन। चलो भाई वृंदा का चेक करते हैं। 6% पर एनम, क्वेश्चन क्वार्टरली का है, इसने 4 से डिवाइड कर दिया, आई हो गया 0.015, और हर क्वार्टर में 600 रुपए पे किए जा रहे हैं, और बिगनिंग या एंड कहाँ है, मिल गया, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड वाला फॉर्मूला लगेगा, P इज इक्वल टू आर अपॉन आई। आर भी पता है, आई भी पता है, तो वो जो 600 रुपए हर क्वार्टर के बाद दिए जा रहे हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में है 2। अच्छा ये 2 पढ़ रही हूँ मैं, ये रुपीज है, मैं घबरा गई। 2,40,000, हाउ इज इट पॉसिबल? 40,000। इतने कम रुपए, 600 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 2,40,000 नहीं आ सकती। पास करने के लिए होना चाहिए कॉन्फिडेंस। गुड। क्वेश्चन नंबर 3। अब सबको लग रहा होगा कि मैम ने टॉपिक शुरू होने से पहले क्यों कहा था। इस टॉपिक का क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होता है, सबका करेक्ट जाएगा। क्या करना है? हाँ तो लिखो 3% हाफ ईयरली। 3%, नहीं नहीं ये तो आई है। 3% शो करना है, नहीं ऐसे लिख दो 3% हाफ ईयरली। लिखो 3% हाफ ईयरली, और अब लिखो आई इज इक्वल टू 3/100। वो तो हो गया आर, और आई इज इक्वल टू 3/100.03। 3/100 सीधा बेटा, कैपिटल आर नहीं ले सकते ना आप। हाँ इज इक्वल टू 0.03, या 3/100 यूज करना चाहते हो तो 3/100 यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। एंड का है बिगनिंग का है? बिगनिंग। तो बिगनिंग का फॉर्मूला हिमांशी, आर प्लस आर अपॉन आई, आर प्लस आर अपॉन आई। हर 6 महीने बाद केवल और केवल 300 रुपए आ रहे हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाली है, कुछ हजार रुपए ही मिलेगी। क्या है आंसर? ओनली 10,300, 10,300। क्योंकि रुपए भी तो देखो कितने कम है, हर 6 महीने बाद 300 रुपए मिलेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू 10,300। वेरी गुड, शाबाश। कौन करके जाएगा क्वेश्चन नंबर 4? राधिका कष्ट बताओ। जो भी जीवन में कष्ट है बताओ। कुछ नहीं है, ओके। यही चाहते हैं हम भी, किसी के भी जीवन में कोई कष्ट ना हो, यहाँ से लिख ले गुड़िया, ऐसी भी क्या बात है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, अगेन पी इज रिक्वायर्ड। हर 6 महीने बाद 18,000 रुपए मिल रहे हैं, ये हुआ कुछ अमाउंट। और लेकिन 6 महीने इज अ लॉन्ग पीरियड, हर 6 महीने बाद 18,000 रुपए मिल रहे हैं, रेट 5% पर एनम, सॉरी गलत बोल रही हूँ, 8% पर एनम। तो इन्होंने रेट ले लिया 4%, 8 का आधा,
आई ले लिया 4/100, 0.04। ओके, अब यही खड़ी रहे। क्या हुआ? कुछ नहीं, आधा नंबर गया। साइड में हो, साइड में हो, देखना चाहती हूँ। आई तो कम नहीं, आधा नंबर गया। यस, पकड़ ली गलती। पता है, गलती पकड़ने से भी हम लोग बहुत शार्प होते हैं। ये स्मॉल आर रेट होता है, स्मॉल आर। कोई बात नहीं, क्या हो गया, मैंने कर दिया। बट कॉन्फिडेंस भी आओ बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 5। भव्य जैन, एक कर देते। कोई बात नहीं। क्या कह रहा है राइटिंग? हिमांशी कह रही है मेरा नाम बोलने वाला है। नहीं, फोर्सफुली नहीं बुलाऊंगी, अपनी विश से बता आएगी। 10 के 10 हो गए। तुम रेस्ट करो, 3 चेयर ज्वाइन करके लेट जाओ, या अंदर सोफे पे लेटो जाओ। उठा दूंगी मैं 6:30। 10 के 10 कर लिए इतनी जल्दी? चल 5 करके दे हमें। शौर्य किस पे हो? 7। आप किस पे हो बेटे? 7। भव्य 9th। तुमने बीच में बोर्ड पे भी आए थे तुम दोनों। हिमांशी 6 पर। वृंदा बेटा 6। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बोर्ड पे आने में भी तो टाइम लगता है, पहले कॉपी में किया फिर बोर्ड पे किया, उसमें भी तो एक हम थोड़ा स्लो हो जाती है हमारी स्पीड। व्हाट अमाउंट इज रिसीव्ड, हर 6 महीने बाद कितने रुपए में मिलेंगे? लाइन पढ़ते ही समझ में आ गया। व्हाट इज मिसिंग? कैपिटल आर इज मिसिंग। कैपिटल आर इज मिसिंग। हर 6 महीने बाद कितने रुपए मिलेंगे फॉर एवर तक? यदि हम बैंक में 72,000 रख दें, रेट 8% पर एनम। वैसे अब समझ में आ गया ना परपेचुटी का मतलब? बैंक में उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है जो मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूं, और बैंक मुझे हर 6 महीने बाद ताउम्र पूरी जिंदगी उतने रुपए देता रहे। तो कैपिटल आर मिसिंग, कैपिटल पी पता है, स्मॉल आर 8 पर एनम, हाफ ईयरली हो गया 4%। वाह, देखो जरा कितना सुंदर। आर 8/200 इज इक्वल टू 4/100 इज इक्वल टू आई, यानी आर इज इक्वल टू आई। जैसे आर ही आई होगी। रेट 8% पर एनम, बस इतना चेंज करा मैंने, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ गया, आप भी सही थे। तो मुझे बैंक हर 6 महीने बाद 2,880 देता रहेगा फॉर एवर। सिंकिंग फंड तो हम लोग बेटे कल शुरू करेंगे। आप लोग इतने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर और मूविंग एवरेज ओरल देख लो। जो हमारी पिछली 2 क्लासेस हैं उसके मेथड्स को ओरल देख लो। कुछ रिवीजन ही मिलेगा, नुकसान क्या है? ओरल देख लो, कोई नुकसान नहीं है। वानी किस पर हो? मैम लास्ट क्वेश्चन। वेरी गुड। 6 में रेट गायब है, लेट रेट बी R%। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इज 300। पेएबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, प्रेजेंट वैल्यू इज 24,000। क्वार्टरली की बात हो रही है, बिगिनिंग का है या एंड का है क्वेश्चन? एंड का। 24,000 आई विल बी R/400 पर क्वार्टर। वहां पर मंथ लिखा था, यहां लिखेंगे पर क्वार्टर। 300
r अपॉन 400 और स्मॉल r की वैल्यू अपनी नोटबुक से बताओ कोई 5%, बट ये जो स्मॉल r आया ये पर एनम आया। हेल्प ले लूं अनन्या, तुमसे ही करवा लूं, है ना? ट्रिकी होते तो मुझे भी लगता कि चलो मैं ही कर देती हूँ, लेकिन फाइंड आर परसेंट में आप हमारे वाले तरीके से करोगे, फाइंड आर वाले में। अच्छा ठीक, ओके ओके। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंकिंग फंड। ट्यूशन है ना अकाउंट्स की, छुट्टी है आज? हाँ, मार्जिन ड्रॉ कर दो। इसमें आर पता है, स्मॉल आर कैपिटल आर भी पता है, पी निकालना है। कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं है थोड़ा सा, मतलब हमारे पास कितनी चीजें होती हैं, तीन, कैपिटल पी कैपिटल आर कैपिटल आई। तीन में से हर बार कोई दो मालूम है, या तो हाफ ईयरली का है, या मंथली का है, या क्वार्टरली का है। तो अब मैं विश्वास कर लूं कि परपेचुइटी का क्वेश्चन मेरा कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा बोर्ड्स में, और एक क्वेश्चन तो आएगा ही, चाहे वो एमसीक्यू में आ जाए चाहे वो 2 मार्कर। 2 नंबर से ज्यादा में इस टॉपिक का क्वेश्चन नॉट पॉसिबल। क्यों, कैसे दे सकता है कोई? तो या तो एमसीक्यू में मिलेगा या 2 मार्कर। बहुत कंजस्टेड मत करना बेटा, 9 और 10 इधर कर दे, है ना, नीचे तक पढ़ने में दिक्कत। कोई बात नहीं, आज 5 मिनट जल्दी ऑफ हो जाएगा, क्योंकि नया टॉपिक आज नहीं शुरू करेंगे, वो कल ही शुरू। सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन 2 सीबीएसई 2024 में आया है, क्वेश्चन 4 2022 में आया है, और 9 और 10 सैंपल पेपर में थे। तो मतलब 2023 में कोई नहीं आया होगा इसका क्वेश्चन। चलो हम 2023 का पेपर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, पता चल जाएगा। हाँ यस बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। जिनके 10 के 10 हो गए हैं दे कैन लीव। गुड इवनिंग।